हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में अब तक सीख लिया है, बेसिक मैथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने सीखा कि वेक्टर्स क्या होता है और उसका क्या कैसा एप्लीकेशन रहता है, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात करी, जो हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन यूज़ होना है फिज़िक्स में, उसके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया। फिर थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात किया। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। जो बेसिक मैथ्स का जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है वो इस लेक्चर में कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम फिर सीधे मेन चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन शुरू कर देंगे उसके बाद हम। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर में भी काफ़ी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इसमें भी अपन बिल्कुल बेसिक फिजिक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसका आपको शायद कॉन्सेप्ट ना पता हो, बट उसमें जितना अपना इंटीग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन की, है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट अ रिवर्सिबल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंटाई डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स, यानी एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जैसे हमारा अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको जो चीज़ मिलेगी ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है अपने को, अब इस बार रिवर्स जाना है। कॉस एक्स का मैं क्या कर दूँ कि मुझे साइन एक्स मिल जाए। मतलब कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए। तो ये होता है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन का जस्ट ये रिवर्स होता है। ठीक है, और ये कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे जो काम में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है वो डेफिनिट आएगा, और कहीं कहीं पे भी ये पार्ट भी आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब है, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार इंटीग्रेशन के ग्राफिकल मीनिंग की हम बात कर लेते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन था, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या था कि जब हम ग्राफ में किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन की बात करते थे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते थे। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये ग्राफ है, इसमें हम अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, लेट्स से कि मुझे ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन चाहिए। एक पॉइंट है मेरा ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेरा ए और ये वाला पॉइंट है मेरा बी। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू ए है, और तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक मुझे अगर इंटीग्रेशन की बात करनी है तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जो भी ये ग्राफ है, ठीक है, जो भी y है, कुछ x के फॉर्म में y लिखा हुआ है, तो ये जो ग्राफ है और जो x एक्सिस है, ठीक है, अगर अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इस ग्राफ के और x एक्सिस के बीच में, ठीक है, a से b के बीच में जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा उसको हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए टू बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं अपन एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, ये क्या है, ये लिमिट्स हैं। ठीक है, ए से बी तक हमको इंटीग्रेशन करना है। इसी टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो डेफिनिट होती हैं कि ए से बी या 1 से 2, 1 से 4, 1 से 6 या 6 to 1 जो भी है, तो वो एक डेफिनिट इंटरवल होता है। उसमें हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब हमको इंटरवल नहीं बताता है तो वो इंटीग्रेशन अपना इनडेफिनिट टाइप का हो जाता है। ठीक है, चलो, तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं, कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो हम समझ लेते हैं इंटीग्रेशन के, क्या क्या हमारे यूज़ केस में आने वाले हैं अपने इसमें। ठीक है, तो बेसिक से अपन समझ लेते हैं। देखो, तो अगर मैं बात करूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स निकालना है, मतलब जब मैं डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था तो साइन एक्स किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन था। अगर मैं पूछूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बताओ ये कितना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था मेरा, माइनस ऑफ साइन एक्स था। ठीक है,
तो अगर मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करूँगा, ठीक है, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन में निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा जो भी बचा इधर का, यानी माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो जस्ट उसका उल्टा चलता है, अपोजिट चलना है, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये होता है साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। अगर मुझे उल्टा जाने को बोलेगा, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और अगर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं पूछूँ कि माइनस ऑफ कॉस एक्स ये कितना होगा, तो -1 को बाहर निकाल लो, और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये कितना होता है बताओ, -1 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या आ गया, टोटल साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो अगर अपन उल्टा चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, tan x का, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, ठीक है। cosec स्क्वायर एक्स किसका होता था, cot x का क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता था, तो cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x हो जाएगा, ठीक है। sec x tan x किसका था, याद करो, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है ये पूरा, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। तो cosec x cot x किसका था, याद करो, cosec x का होता है माइनस ऑफ cosec x cot x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x, ठीक है। e की पावर x ही होगा, ठीक है, x की पावर n। चलो अब यहाँ पे समझते हैं, देखना, ठीक है। हम जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते थे, अपने को इस तरह से समझ के करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पावर इनटू में आती थी और पावर +1 होती थी, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि इसमें पावर इनटू में आती थी, तो इस वाले में अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो पावर मेरी किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। अगर इस पूरे का मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे x की पावर n ही मिल जाना चाहिए। तो इसमें क्या होती है, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो पावर किस में जाती है, डिवाइड में जाती है, और पावर +1 होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिवाइड में जाता है ना, वो +1 होने के बाद वाली जो पावर होती है वो डिवाइड में जाती है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। चलो अब हम इसका एक बार रिवर्सल करके देखते हैं, सेम इसी फॉर्मूले से, ठीक है। चलो तो अपने पास ये फॉर्मूला है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स की पावर n+1, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, सॉरी n-1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो n-1, ठीक है, डॉट dx, अगर मैं ये करूँ, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे x की पावर n मिलना चाहिए। n क्या है, n तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n-1 इंटू dx। चलो भाई, तो n इंटू, अब ये क्या है, n-1 को एज अ इसमें ट्रीट करो, तो पावर क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है पावर जो भी है वो +1 हो जाती है, और जो भी +1 करने के बाद जो भी पावर आ रही है उससे अपन क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, n इंटू एक्स की पावर n+1 और -1 मिलकर 0 होते हैं, यानी x की पावर n, और यहाँ डिवाइड में भी क्या आ गया, n आ गया, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ x की पावर n बचा, ठीक है। चलो तो इन सब इंटीग्रेशन में अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट्स अगर नहीं लगी हैं, उसने अगर डेफिनेट नहीं किया है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस एक कांस्टेंट हमेशा सब में ऐड करते हैं, +c एक कांस्टेंट हमेशा ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम बताएंगे, ठीक है। +c हमेशा ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, e की पावर x +c, इसमें भी +c, जितने भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे सब में +c करेंगे। अच्छा, इस वाले फार्मूले में एक कैच है, वो अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला ही अपना जो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, वो बेसिकली यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो इसमें एक कैच क्या है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। n यहाँ पे 1 नहीं होना, सॉरी n क्या मेरा -1 नहीं होना चाहिए, n-1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। n मेरा क्या नहीं होना चाहिए, -1, ठीक है, n-1 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है ln x, ठीक है, +c। क्यों बोला मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1/x में x की पावर n में x इक्वल टू -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम ln x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, वो ln x का 1/x होता है, ठीक है। तो जो 1/x का इंटीग्रेशन होगा वो भी ln x होना चाहिए। तो x की पावर ये क्या है, -1 ही है, x की पावर -1 dx, ठीक है, ये क्या होता है ln x, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को। ये दोनों फार्मूले अपने बेसिक यूज़ आने वाले हैं। तो बेसिक फार्मूले हमने समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा इनका हम क्या रूल वूल समझ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इनका एप्लीकेशन देख लेंगे, है ना। तो वैसे मैंने बता ही दिया, बिल्कुल डिफरेंशिएशन के टाइप का ही रहता है। इसमें एक यूज़फुल जो रूल्स हैं अपने वो समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सी टाइम्स किसी फंक्शन का, ठीक है, सी टाइम्स एक कांस्टेंट इंटू हो रहा है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। तो कांस्टेंट हमेशा क्या आता है, बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। चलो भाई, अच्छा फिर बी पार्ट क्या है था, बी पार्ट अपन ने क्या देखा था उसमें क्या कि अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा हो तो उसमें डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता था, बट जाता था, सबको मिल जाता था। तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें भी होगा। मान लो कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, जी एक्स है, तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग बढ़ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अच्छा चलो, एक चीज़ हमारी रह गई है, ठीक है। तो एक चीज़ हम उसको समझ लेते हैं कि क्या हमारा रह गया है। मैंने आपको बोला कि हमेशा कुछ भी अपन करेंगे तो उसमें प्लस सी लगाना है। वो क्यों बोला था मैंने, वो देखो, ठीक है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस सी क्यों बोला, ये चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि जब मैं इसका उल्टा चलूँगा ना, या कुछ ऐसा समझते हैं कि मैंने अगर आपको बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का मुझे तुम डिफ्रेंशिएशन करके बताओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पावर इंटू में और माइनस वन, यानी 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से पिक्चर से ही गायब हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको बोलूँगा कि मुझे अगर 2x का मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे सेम यही मिलना चाहिए, 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे सेम यही मिलना चाहिए। ऐसा मैं स्टेटमेंट बोला है अभी मैंने कि अगर अपन रिवर्स चलते हैं तो सेम मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं 2x करूँगा, ठीक है, 2x dx, तो ये कितना होगा देखो, तो इसमें जो दो इंटू है तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, यानी पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या लग जाएगा, 1 पावर हो जाएगा प्लस 1, और जो भी आ रहा है वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया मेरा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर आया, जबकि हमारा था क्या, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, कोई एक कांस्टेंट इंटू हो रहा था, मतलब प्लस हो रहा था। तो हमेशा जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जब भी लिमिट नहीं लगी रहेगी, तो हमेशा इंटीग्रेशन के बाद अपने को प्लस सी करना है, ठीक है। बहुत बेसिक है और बहुत लोग इसी में गलती करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा प्लस सी लगाना है। और फिर अपने फिजिक्स में ये किस तरह से यूज़ आएगा, जब हम मोशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई, एक आध एग्जांपल अपन इसमें भी करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूल मैंने बता दिया आपको। एक होता है कुछ ऐसा, अगर कांस्टेंट इंटू हो रहा हो तो बाहर आ जाता है, और अगर दोनों का प्लस माइनस कुछ दो फंक्शंस का हो रहा हो, मतलब एग्जांपल समझ लो इसमें कैसा कि आपको दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दोनों में अलग अलग बढ़ जाएगा, यानी 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, ठीक है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा, ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x की पावर प्लस 1, और जो भी पावर प्लस 1 हो रही है वही सेम पावर नीचे भी है ना, डिवाइड में आ गई, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, इनटू में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो इसको 1 मान सकते हो, ठीक है, 1 है तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका आंसर कितना होगा, इसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2, तो ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x डिवाइड में 1, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस सी आंसर, ठीक है। हमेशा प्लस सी लगाना है। चलो भाई, ये हो गया। अब तीसरा रूल समझते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। जब दो फंक्शन इंटू हो रहे हो तो उनका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं उसको, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। अपने काम का बहुत कम है, ये बहुत रेयरली यूज़ होना है, बट फिर भी रूल है इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है।
जैसे मान लो दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स हो रहा हो तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। जो दो ऐसे फंक्शन जिनका मुझे अलग अलग तो पता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बट उनका अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो मुझे नहीं पता है, तो उसको किस तरह से करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स को छोड़ दो, यानी इसमें होता है एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, फिर बीच में आता है माइनस और होल इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा दो पार्ट में होता है, ठीक है। पहली बार जिसको तुमने छोड़ा था उसका क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन, यानी डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन आ गया। इजी होते हैं बट अपने मैथ्स में इसमें पूरा बिल्कुल डिटेल में है। 11th जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन हैं, तो अगर आप वो पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप नहीं आपको अभी मुझे क्या इनिशियल स्टेज में इसकी हालांकि अपने को कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, बट एज अ रूल है तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसको मान लो पहला फंक्शन और इसको मान लो क्या दूसरा फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मानने का एक ट्रिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डिफ्रेंशिएशन वाले को अपने को एक ऐसा फंक्शन मानना है जिससे क्या हो, वो ज़्यादातर केसेस में क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है या तो सेम पहले ऐसा बन जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में अपने को जाना भी नहीं है, बस थोड़ा सा किसी एक को पहला मान लो, किसी एक को दूसरा मान लो, और सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, x इंटू पहले फंक्शन को बाहर एफ एक्स को बाहर रखा, अंदर वाले का क्या कर दिया कॉस एक्स डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ पहले डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को x का, ठीक है। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x टाइम्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब दोबारा से ये बाहर वाला इंटीग्रेशन एक बार, ठीक है। जब सारा अपना इंटीग्रेशन सब कुछ डन हो जाएगा ना, तो लास्ट में एक प्लस सी अपने को लगा देना है, ठीक है। एक्स साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ लगा देंगे हम प्लस सी, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल भी बहुत कम यूज़ होने वाला है, या बेसिकली यूज़ ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो जो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो खेल होने वाला है वो होने वाला है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। जो हमारा एरिया अंडर द कर्व मैंने बोला था और बहुत जल्दी से आगे बढ़ गया था, उसको अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है और उसका किस तरह से फिजिक्स में इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन बहुत डिटेल से समझेंगे। तो ये वाली चीज़, ये वाला जो फैक्टर है ना, इससे कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो मोशन में आने वाले हैं, और आगे जहाँ कहीं पे भी ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ रहेगा ना, वहाँ पे अगर आपको ये मेथड आती है तो आपका जो कैलकुलेशन है, आपका जो स्पीड है क्वेश्चन को करने का, वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाने वाला है, और बिल्कुल ऐसा देख के आंसर आने वाले तरीके हैं ये, ठीक है। यहाँ से ही वो चीज़ें बनती हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि जब मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ें करूँ तो आप उस चीज़ को क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ या समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ है। जब भी हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे या जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, 1D 2D मोशन पढ़ेंगे, तो हर एक क्वेश्चन जो इक्वेशन से हो रहा है या जो जिसमें लंबी कैलकुलेशन है, उसको हम बहुत आसानी से ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अपने को प्रिपेयर होना है, ताकि हम उस सवाल को क्या करें, एक ही सवाल को कम से कम 2 या 3 तरीके से कर पाएँ, और जल्दी से जल्दी कौन से मेथड से हमारा आंसर आ रहा है एग्ज़ाम में हमको वो वाली अप्लाई करनी है जो भी, क्योंकि हमको क्या करना है बेसिकली अल्टीमेटली सही आंसर और कम टाइम में निकालना है, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो सके। चलो भाई, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि कोई एक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है कैपिटल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको मैंने ऐसा एक बोल दिया कि इसकी वैल्यू इतनी है। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि ये मेरा था इनडेफिनेट, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अब डेफिनेट में क्या हो जाएगा,
दो लिमिट लगा देगा a टू b, ठीक है, a टू b fx dx, ठीक है। तो जो भी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, नॉर्मल जो भी इंटीग्रेशन आता है, जैसे मान लीजिए क्या है, कैपिटल fx है, ठीक है, इसमें हमको लगा देना है लिमिट a टू b, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन में एक बार x की वैल्यू b रखनी है, ठीक है, f ऑफ b माइनस फिर इस पूरे फंक्शन में a की वैल्यू क्या रखना है, a रखना है, ठीक है। अगर मैथमेटिकल बात करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा और उसमें लिमिट लगी रहेगी, तो इसका मतलब ये होता है। बहुत एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसा दिया है मुझे dx, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, पावर +1 और जो भी पावर आ रही है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी 2, और इसमें क्या लगा देना है अपने को, 0 टू 1 की लिमिट लगा देना है। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट्स लगा दी हैं, इसलिए अब यहाँ पे +c आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो इसका क्या मतलब हो, देखो x³/3 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा x², यहाँ ये है 0 टू 1। चलो, तो अब एक बार क्या करो, x की जगह पूरे में 1 रखो, फिर एक बार x की जगह पूरे में 0 रखना है। तो पहले वाला रखो, तो 1³/3 यानी ये हो गया 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर बीच में क्या साइन लगाना है, माइनस। अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रख देंगे तो ये 0 + 0, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1 + 1/3, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जो भी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, हमको उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। चलो, अब हम आते हैं जो एक्चुअल चीज़ है हमारी, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला एक बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स x = 5 एंड x = 10, ठीक है। तो हमको कुछ ये सब निकालना है। तो ये कुछ मुझे क्या लग रहा है, ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का ग्राफ लग रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, है ना। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, एक्स एक्सिस और जो भी ये है x = 5 और इसके बीच का मुझे एरिया निकालना है, यानी x = 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लो 10 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, 5 और x = 10। चलो भाई, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स में इस टाइप की इक्वेशन हमको नहीं देगा। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं एरिया ग्राफ के थ्रू तो निकाल नहीं पाऊंगा, इसका मतलब मुझे क्या, इसमें क्या लगाना है, बेसिकली अपना मैथ्स वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एक्स एक्सिस और इस पूरे जो भी अपना कर्व है उसके बीच का, तो बस लगा दो इंटीग्रेशन ऑफ y × dx, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ लगाना है इसलिए क्या आएगा, dx, अगर y के साथ लगाना होता तो dy आता। चलो, कहाँ से कहाँ तक में लगाना है, x = 5 से x = 10, ठीक है। तो y की वैल्यू रखो क्या है, 3x² + 6x + 7, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से मुझे इसका इंटीग्रेशन बता दो कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × x² है तो इसकी पावर +1 हो जाएगी और डिवाइड भी उसी से हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6x है तो पावर +1 हो जाएगी, डिवाइड में भी सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 है तो पावर 1 आ जाएगी और डिवाइड भी 1 से हो जाएगा। और लिमिट अपनी कहाँ है, 5 से 10 तक, ठीक है। तो एक बार 5 रखना है, एक बार 10 रखना है पूरे इक्वेशन में। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और 3 से 3 कट गया, 2 3 = 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, x³ + 3x² + 7x, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें एक बार x की जगह 5 रखो, एक बार 10 रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, और सॉरी दोनों को माइनस कर दो। तो क्या जाएगा, 10³ - 3 × 10² + 7 × 10, ठीक है। ये हो गया, हमने 10 रख दिया, एक बार क्या करो, माइनस लगा के पूरे में 5 रख दो, तो 5 का क्यूब + 3 × 5 का स्क्वायर + 7 × 5, ठीक है। आ जाएगा हमारा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। चलो भाई, तो ये हो गई सिंपल सा कैलकुलेशन। किस तरह से हमको अप्रोच करना है वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एक ये इक्वेशन है, कुछ हमको ऐसा गंदा सा दे दिया है
कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के टू के अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जिसको पता है उसको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं पता है उसको मैं अभी समझा दूंगा कैसे करना है इसको। देखो, तो इस टाइप का मुझे इंटीग्रेशन करना तो आता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले फार्मूलाज में जाना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको करना पड़ेगा। बट हमको तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमको आंसर लाना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, लेट ये y इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मेरा दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा वो किस में जाएगा कि ये बेसिकली होता क्या इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व ही तो है अगर एक डेफिनेट इंटरवल में है। तो इसको मैं एरिया अंडर द कर्व वाले तरीके से कैसे कर सकता हूँ, क्या करो इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये देख के कुछ स्ट्राइक हो रहा है, कुछ चमक रहा है, क्या है भाई ये? तो समझ में आ गया होगा जिनको समझ में आया होगा, और जिनको नहीं आया मैं बता देता हूँ। ये किसकी इक्वेशन होती है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है जो जिसका कि ओरिजिन जो भी सर्कल है उसका सेंटर क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है जिसका जो ओरिजिन है वो क्या होगा, उसका सेंटर होता है। और जो ये इस साइड में कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ठीक है, ठीक है, तो k इसकी क्या होगी r, इस सर्कल का रेडियस हो गया k के बराबर और इसका सेंटर हो गया 0,0। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा k,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,k। चलो, तो अब मुझसे पूछा है क्या माइनस के से प्लस के, तो प्लस के ये हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा माइनस के, 0। ठीक है, तो मुझसे पूछा है माइनस के टू प्लस के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एरिया अंडर द कर्व मुझसे पूछा है। तो क्या बता सकते हो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये रहा एक्स एक्सिस के साथ ये माइनस के टू के में कौन सा वाला, ये वाला आधा एरिया होगा, मतलब इस जो भी पूरे सर्कल का पूरा एरिया होगा उसका मुझे आधा चाहिए। एक अब सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, क्या पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। ये क्या हो जाएगा सर्कल का एरिया होता है, मुझे क्या चाहिए इसका हाफ एरिया चाहिए, मतलब जो भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेरा आंसर होगा। अब जो भी रेडियस है वो रख दो, रेडियस कितनी है k के बराबर है, तो पाई के स्क्वायर बाई 2 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे स्ट्राइक हुआ, क्योंकि मुझे क्या है इंटीग्रेशन करने में अगर डिफिकल्टी हो रही तो मैं सोचा कि चलो यार एक बार ग्राफिकल वाला यूज़ कर लेते हैं। तो जिसको पता है तो इस सिंपल सा, जिसको पता है कि हाँ ये वाला सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है के इसकी रेडियस है, तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा, मतलब देखने के साथ ही आंसर आ गया। ठीक है, समझाने में इतना टाइम लगा बट जब स्ट्राइक होता है तो तुरंत आंसर आना चाहिए इसमें। चलो भाई, अब हम थोड़ा सा फिजिक्स में इसका किस तरह से यूज़ आना है, किस तरह से ये एक्सप्लॉइट होगा, वो चीज़ हम समझते हैं। चलो, तो इसके बारे में डिटेल में हम दोबारा से बात करेंगे, दोबारा से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है बेसिकली अगर मैं ये कहता हूँ कि डी बाई वेलोसिटी मेरा क्या है, वेलोसिटी मेरा होता है क्या डी एक्स बाई डी टी होता है, यानी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो मुझे वेलोसिटी देगा। तो अगर मैंने ये बात बोल दी तो मैं इस बात को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो वेलोसिटी का मेरा इंटीग्रेशन होगा टाइम के साथ में वो मुझे क्या देगा, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो अगर मुझे वापस जाना है तो इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का लंबा खेल आएगा जब अपन मोशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी क्या देगा मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, इसका दोबारा से एक बार और इंटीग्रेशन कर दिया तो उससे क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे क्या था, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था उसका अगर एक बार मैं डिफ्रेंशिएशन करता था डी एक्स बाई डी टी तो मुझे क्या आता था वेलोसिटी। अगर एक और बार कर दिया डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी तो मुझे क्या मिल जाता था, एक्सीलरेशन। तो जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं उसी तरह से इंटीग्रेशन में ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन को रीड आउट करो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 seconds if its velocity changes with time as v equal to 2t plus 1 meter per second. Also
फाइंड हाउ डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम इफ़ इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन। ठीक है, चलो तो ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन हो गया, मतलब तुमको दोनों तरह से निकालना आ जाएगा। अभी अपन इसको बहुत आराम से समझ लेते हैं कि हमको वेलोसिटी दी है यहाँ पे। सबसे पहले ये देखो 2t+1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अभी यूनिट अपन अंडरस्टूड रहेगा वो, है ना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। चलो, तो वेलोसिटी हमको दिया है कैसा, 2t+1 के फॉर्म में दिया है। वेलोसिटी क्या चीज़ होता है, क्या अपने को निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। मतलब t=0 से t=3 के बीच का हमको निकालना है। मतलब मुझे एक लिमिट दे दी है कि यानी यहाँ से यहाँ का चाहिए, मतलब मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं रोल में आएगा। कैसे आएगा वो देखो। वेलोसिटी क्या होता है, मेरा dx/dt होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। चलो, तो dx/dt इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2t+1। अब क्या करो, dt को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t+1 dt। ठीक है, अब चमका कि नहीं चमका, ये देखो दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन। दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 to x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t=0 से 3 सेकेंड के बीच का चाहिए अपने को। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो x की पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1। ठीक है, लिमिट लगा दो कहाँ, 0 से x इक्वल टू 2t+1। ठीक है, तो 2t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा t²/2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये कहाँ है, 0 से 3 के बीच में। चलो, तो ये क्या आ गया मेरा, x - 0। ठीक है, लिमिट लग दी मैंने, इसका क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन जो भी आया x बन गया। तो एक बार x को x रखा, एक बार x को 0 रख दिया। फिर इस साइड में क्या हो जाएगा, देखो एक बार ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t², तो t में एक बार क्या रखो, 3 रखो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालो अभी, 0 का स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 3² प्लस 3 यानी 9 + 3 यानी 12 मीटर्स। ठीक है, ये मेरा आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट आ गया फर्स्ट 3 सेकेंड्स में। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ इंटीग्रेशन कर लेना था अपने को और बाकी कुछ भी नहीं करना था। चलो, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ऑल्सो फाइंड हाउ डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम इफ इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन। ठीक है, इस बार हमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट का हमको, भाई तुम बताओ टी के फॉर्म में कैसा वेरी करेगा। इस बार हमको लिमिट विमिट नहीं दी है, तो क्या करेंगे भाई, अगर लिमिट नहीं दिया है मतलब हमको क्या करना है इस बार, बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ करना है इस बार। ठीक है, चलो तो करते हैं भाई। क्या है, v इक्वल टू क्या दिया है, 2t+1 दिया है। चलो, तो इसको क्या लिखो, dx/dt, यानी dx/dt हो जाएगा अपना 2t+1 dt। ठीक है, इस साइड ले गए, dx/dt था तो dt को इधर ले गए। अब क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, ये हो जाएगा इक्वल टू 2t+1 dt। चलो, तो इस साइड आ गया x इक्वल टू, लिमिट इस बार नहीं लगानी है, और एक लास्ट में क्या लगा देंगे अपन, +c कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, तो 2t+1 का इंटीग्रेशन क्या आया था, t² + t। ठीक है, तो ये आ गया t² + t, और एक लगा देंगे +c। ठीक है, ये आ गया मेरा x का फंक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के फॉर्म में मेरा x का एक फंक्शन आ गया। बट अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे अभी इसमें क्या करना है, c गायब करना है। तो c अगर मुझे गायब करना है तो उसके लिए मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम इफ़ इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन। अगर इनिशियली पार्टिकल किस में है, ओरिजिन में है, मतलब इनिशियल में क्या है उसका x इनिशियल कितना है, 0 है। ठीक है, मतलब अगर मैं टाइम को 0 रखूँगा इनिशियली, मतलब जब मेरा t 0 है तो मेरा x कितना है, 0 होना चाहिए। तो x का हमारा क्या आया है एक्सप्रेशन, t² + t + c। मतलब अगर मैं इसमें t = 0 रखूँ तो मेरा x कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रख दो भाई दोनों को, 0 = 0 + 0 + c। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x कितना होगा, t² + t के बराबर होगा। ठीक है,
तो उस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको हमेशा एक ना एक कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जहाँ से हम वो चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन समझते हैं। उसके पहले ये इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले अब मैं आपको इसका एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ठीक है, ये तो हमने लगा लिया बिल्कुल बढ़िया, जो भी हमारा क्लासिकल मेथड था, खूब सॉल्व वॉल्व करके इंटीग्रेशन करके वो सब कर लिया मैंने। ठीक है, हमको सिर्फ पता है क्या, 2t+1 ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx+c। अब मैं बताने वाला हूँ, इससे आपको समझ में आ गया होगा, मैं बताऊँगा क्या, ग्राफ मेथड। ठीक है, हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे हम, और उसी से सारा कुछ वहीं पे निकाल देंगे। ठीक है, कोई ये सब फालतू काम नहीं करना है। देखो 2t+1 अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे साफ साफ पता चलना चाहिए कि यहाँ पे स्लोप m कितना है, m इक्वल टू 2 होगा, और y इंटरसेप्ट कितना है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट मेरा 1 है, यानी जो मेरी लाइन होगी वो y इंटरसेप्ट मतलब 0,1 से जाएगी। ठीक है, 0,1 से जाएगी, और इसका जो स्लोप है ये क्या है, स्लोप है, यानी स्लोप मेरा पॉजिटिव मतलब मेरी लाइन कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, तो एक तो पॉइंट मुझे ये मिल गया, और एक क्या कर दो, x इक्वल टू 1 या 2 डाल दो इसमें, अगर x इक्वल टू 2 डाल दो, सॉरी t इक्वल टू 2 डाल दो, ये हो गया मेरा, इस एक्सिस में हो गया वेलोसिटी, इधर साइड हो गया मेरा क्या, टाइम। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा। वैसे तो डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, मेरा स्लोप क्या है, मेरा स्लोप पॉजिटिव है, तो कुछ स्लोप मेरा ऐसा सा होगा, और जो भी पॉजिटिव सा रहेगा, या तो एक और पॉइंट बना लो तो बहुत आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 2 रखोगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट है मेरे पास 0,1, दूसरा पॉइंट मुझे क्या मिल गया, t इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो x इक्वल टू मेरा कुछ 5 है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो लाइन आ जाएगी। चलो अब मुझे क्या निकालना है वो देखो, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, क्वेश्चन था मेरा कि एक बार अगर तुमने ग्राफ बना लिया है तो सारी चीज़ें निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी से निकालना है। x इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है, x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, t इक्वल टू कहाँ, 0 से t इक्वल टू 3 तक। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, t इक्वल टू 0 हो गई मेरी ये लाइन, और t इक्वल टू 3 हो गई मेरी ये लाइन। ठीक है, t इक्वल टू ये क्या है 3, तो ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली मेरी लेंथ हो गई 3, और ये वाली कितनी आ जाएगी, देखो t इक्वल टू 3 पे y कितना होगा, v कितना होगा, v हो जाएगा एट t इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। तो ये वाला पॉइंट मेरा, यानी ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो गई, 7 हो गई, ये वाली मुझे पता है कितनी है, 1 है। चलो, तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं हम, शेडेड एरिया, क्या हम इस वाले रीजन का एरिया निकाल सकते हैं क्या, बताओ। ये क्या है, बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम है ये। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 7 + 1 इंटू हाइट, हाइट हो गई मेरी कितना, 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 1/2 इंटू 7 + 1 हो गया 8 इंटू 3, आंसर क्या आ गया, 12। देखो ये तुमको ये सब पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद आया, और बेसिकली इसमें क्या आ गया, सिर्फ इतना लगा के तुम्हारा सिर्फ आंसर आ गया। तुमको मेहनत के नाम पे क्या करना पड़ा, सिर्फ ये करना पड़ा। ठीक है, तो अगर तुमको शॉर्ट एंड स्वीट मेथड चाहिए तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर अब एक प्रॉपर जो चलता है वो तो है ही, वैसे तो आ ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अपने पास हमेशा एक ऑल्टरनेट मेथड तैयार रहना चाहिए, किस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चीज़ की हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब हमारा मोशन चैप्टर शुरू होगा तो। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अभी हो सकता है पूरा ना समझ में आया हो, वहाँ पे हम क्या, जब 8, 10, 15, 20 बार बार यही चीज़ अप्लाई करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में यही चीज़ अप्लाई करेंगे, तो ये सब करना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दिया है द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक है, ये कोई एक रिलेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हमको कुछ चीज़ें निकालनी है। ठीक है,
इफ़ द मोमेंटम इज़ ज़ीरो एट टी इक्वल टू ज़ीरो, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। चलो, तो बेसिकली हमको मोमेंटम का पहले तो एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो दिया क्या है इसमें, ये देख लो, डी पी बाई डी टी दिया है 10 न्यूटन प्लस 2t, है ना। तो 10 प्लस 2t, न्यूटन न्यूटन वो सब चीज़ें थोड़ा इग्नोर करना है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने को, डी पी इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 2t, डी टी को इधर भेज दो। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन देखने में बेकार सा लग रहा है किसका, इंटीग्रेशन का सवाल है बस। कहने को फिजिक्स है, बाकी करना इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही है। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो। तो इस साइड क्या हो जाएगा, p कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, t 0 से 10 तक जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन p इक्वल टू, पहले तो नॉर्मल जो भी एक्सप्रेशन एक आता है वो लिख देंगे अपन, ठीक है। t इक्वल टू हमको लगाना है 0 से 10। चलो भाई, तो 10 का हो गया, इसमें इंटू 1 है तो पावर प्लस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा t, और 2t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और हमको लिमिट लगा देना है कहाँ से कहाँ, 0 से 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 0 to 10, वैल्यू रख दो 10 इंटू 10 प्लस, सॉरी टी स्क्वायर, ये भी है 10 का स्क्वायर माइनस, तो 0 ही हो जाएगा, इसमें भी t है इसमें भी t है, तो दोनों में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये मोमेंटम हो जाएगा अपना 100 प्लस 100 यानी 200, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा सा आएगा। चलो भाई, तो ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड ऐसा सा आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी है, इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत गंदा सा है, बट करना कुछ नहीं है, उसमें बेसिकली जो भी है इंटीग्रेशन की बेसिक वैल्यू ही यूज़ हो रही है। तो हमने ये सवाल देख लिया अभी, और अब ये देखते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 to L, द लीनियर डेंसिटी मास पर लेंथ, उसको रो बोल दिया है, ऑफ अ रॉड वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन एज रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फाइंड द SI यूनिट ऑफ a एंड b एंड दिस, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझो कि एक मेरे पास रॉड रखी है, ठीक है, उसका जो मास है वो कुछ लेंथ के साथ कुछ ऐसा वेरी हो रहा है, ठीक है। उसके लिए दिया है तुमको लीनियर डेंसिटी दी है, उसको रो बोल दिया है, उसको a प्लस बी एक्स दिया है, ठीक है। मास पर लेंथ यानी जो भी ये रो है ये क्या है, बेसिकली ये मास बाय लेंथ है, ठीक है, m बाई एल है। चलो, तो अब हमको निकालना है पहला, फाइंड द SI यूनिट्स ऑफ a एंड b। यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही तुमने ये वाला देखा a प्लस बी एक्स इक्वल टू रो, तो दो टर्म्स तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं जब क्या हो, उनकी सबकी इंडिविजुअल यूनिट क्या हो, सेम होनी चाहिए। मतलब जो भी मेरा a का यूनिट होगा, यूनिट ऑफ a शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ bx शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ रो, ठीक है। तो रो की यूनिट हमको दिया हुआ है, क्या है, लीनियर डेंसिटी है मास की, ठीक है, मतलब मास बाय लेंथ है। ये क्या है, मास बाय लेंथ, यानी मास m बाई एल को हम क्या बोलेंगे, यूनिट क्या होती है इसकी, मास का हो जाएगा kg, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, यानी kg पर मीटर तीनों यूनिट्स की होनी चाहिए। तो a की यूनिट यहाँ से सीधे क्या आ गई, kg पर मीटर आ गई, ठीक है। अब यूनिट ऑफ b, तो जो bx की यूनिट है वो क्या है, kg पर मीटर है, तो b इंटू एक्स की क्या होती है यूनिट, मीटर होगी, ठीक है, kg पर मीटर। तो यहाँ से b की यूनिट क्या आ गई, kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलो, तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो आप अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और देखो ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना इसमें, तो वो सारी चीज़ें अपने को कैप्चर करते हुए चलना है। और जैसे जैसे मतलब फिजिक्स में टफ से टफ क्वेश्चन क्या बनाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करेगा ये कि आपको जो भी आपने आप अभी तक पढ़ा है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना, मोशन आएगा, फिर उसके बाद NLM आएगा, फिर वर्क पावर एनर्जी आएगा, फिर रोटेशनल आएगा, तो जब आखिरी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में पीछे के पुराने कॉन्सेप्ट को जोड़ करके जो क्वेश्चन बनेगा वो उस टाइप का बनेगा।
मतलब अगर आपका पीछे का कुछ भी अगर थोड़ा सा वीक है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आप कंप्लीटली ना कर पाओ, जो एडवांस लेवल पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें, ठीक है, उनमें एक क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं वो। IIT के सन की बूढ़े ऐसे ही होते हैं। चलो भाई, तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या था, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। चलो भाई, तो हमको रो दिया है a प्लस बी एक्स दिया है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये बेसिकली क्या है, m बाई एल, यानी मास पर यूनिट लेंथ है, यानी dm बाई डी एल ये दिया हुआ है a प्लस बी एक्स। तो सिंपली क्या कर दो, dl को उधर भेज दो, a प्लस बी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो dl के रिस्पेक्ट में, इधर साइड और इधर साइड क्या हो जाएगा dm के, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी dm बाई डी एक्स, ठीक है। तो dm बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो इसके इनटू में क्या आ जाएगा, सिंपल x आ जाएगा। जैसे क्या होता था, x का डिफ्रेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो क्या आ जाता था, अगर 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 आ जाता था, तो अगर हम 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ हमेशा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो कई बार देखना, जब भी कॉन्स्टेंट आता था उसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट एक यूनिट लिख देता हूँ, तो उससे समझ जाया करो। b का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर प्लस 1 डिवाइडेड में भी जो भी आई, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो लिमिट्स क्या है, लिमिट्स एक बार चेक कर लो। 0x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल के बीच में करना है, ठीक है। यहाँ पे उसने लिमिट्स बता दी हैं, तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये करना है 0 टू एल में, तो 0 टू एल, एक बार 0 रखो पूरे एक्सप्रेशन में, एक बार क्या रखो, l रख दो। तो a इंटू एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 माइनस, इस बार क्या रखो, लोअर लिमिट रखो 0, a इंटू 0 प्लस बी बाई 2 इंटू 0 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस इसी टाइप का इंटीग्रेशन का जो यूज़ है वो इतना ही आना है। आगे फिर हमको थोड़ा सा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वहाँ पे चीज़ों का इंटीग्रेशन कर करके जो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में हमारा बेसिक इतना ही है, और एक कॉन्सेप्ट बचता है, वो लॉग का कॉन्सेप्ट बचता है, उसको भी मैं थोड़ा सा यहीं पे ही बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। देखो, तो लॉगरिदम का भी हमारे पास यूज़ आता है, ठीक है। तो लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है, कि हमको कुछ भी याद नहीं रखना है, लॉग में हमको इसकी 2 या 3 प्रॉपर्टी होती हैं, वो हम अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर कहीं पे भी log ऑफ a प्लस log ऑफ b लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a इंटू बी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एक और होती है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, अगर ऐसा लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ a बाई बी। अगर बीच में माइनस हो रहा हो तो डिवाइड हो जाएंगे, अगर बीच में प्लस हो रहा हो तो इंटू हो जाएंगे। तीसरे टाइप की चीज़ क्या होती है, log ऑफ a टू दी पावर b, अगर कुछ ऐसा लिखा है तो जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है, वो इंटू में आ जाती है बाहर साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। तो इसका उल्टा भी सेम होगा, मतलब अगर ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अपने को दोनों साइड का देखना है, ठीक है। तो अगर a इंटू बी कुछ लिखा हुआ है तो इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर a बाई बी लिखा है तो उसको log a माइनस log b लिख सकते हैं, b log a लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a टू दी पावर b भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक और समझ लो, अगर कुछ ऐसा लिखा है e टू दी पावर ln x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। ln बेसिकली होता है, वो होता है जिसमें log का बेस जो होता है वो e होता है ना, और जो log हम बेसिक log लिख देते हैं उसमें बेस 10 माना जाता है। तो ये बस 2-3 फार्मूले हैं, यही अपने को यूज़ होने वाले हैं। चलो, तो ठीक है, हमारा बेसिक मैथ्स में हमारा इतना ही है, इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और फिर आगे वाले लेक्चर से हम मेन फिजिक्स पे मूव करने वाले हैं। तो हम मोशन शुरू करने वाले हैं अगले लेक्चर से अपने, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। मोशन जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे अपने आसपास से, और फिर वहाँ से जो बेसिक जो एक्चुअल फिजिक्स होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से हम सारी चीज़ों को समझते हुए और अपनी डेली लाइफ के रूटीन के बारे में जानते हुए क्या कैसी चीज़ें हो रही हैं, अच्छा तो ये इस तरह से हो रहा था, हमको बाद में पता चलेगा। हमको बेसिकली हम चीज़ों को देखते डेली हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि वो कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जब आप स्टडी करोगे और उसको रिलेट करोगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस चीज़ में। तो ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बाकी
वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी एक इसकी पर्टिकुलर ऑडियंस है उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। एंड इसी के साथ ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।